हाँ भाई, तो सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, बढ़िया पढ़ाई चल रही होगी और आप लोगों ने अब तक पूरा कोर्स कंप्लीट भी कर लिया होगा और इसीलिए तो आप 30 मिनट रिवीजन सीरीज देखने आए हैं। ठीक है, तो 30 मिनट रिवीजन सीरीज में जो बच्चे आज नया पहली बार देख रहे हैं उनको बता दूं मैं कि हम लोग एक कंप्लीट चैप्टर का जो आप लोगों ने पढ़ रखा है उसका एक कंप्लीट रिवीजन करते हैं। इसमें हम थ्योरी पढ़ते हैं, हम सारे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, हम सारे फॉर्मूले देखते हैं, हम सारे के सारे डेरिवेशन देखते हैं, बस सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल को छोड़ करके, क्योंकि 30 मिनट में इतना कुछ पॉसिबल नहीं, आप भी समझते हैं। ठीक है, तो अगर आपने पढ़ रखा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अगर आपको लग रहा है मैं स्लो हूं तो आप वीडियो को 2x पे चला के 15 मिनट में पूरा चैप्टर रिवीजन कर सकते हो। हाँ, एग्जाम से एक हफ्ते पहले ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, और जिन बच्चों ने अभी ठीक से पढ़ाई नहीं की, उनको लगता है कि समय अभी है और मैं पढ़ सकता हूं, तो आप वन शॉट वीडियोस के लेक्चर्स पढ़े हुए हैं जिसमें हम कंप्लीट चैप्टर पढ़ाए हैं। ठीक है, वहां जाके प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, या आप अगर चाहें तो पूरा एक ऑर्गेनाइज कोर्स 1-1 घंटे की पूरे 60 लेक्चर के वीडियोस हमारे ऐप पर है, दी ऑनलाइन कोचिंग का ऐप, वो डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से ऑर्गेनाइज क्रैश कोर्स में आप पूरा कंप्लीट एक फास्ट ट्रैक कोर्स है जिसमें पूरा चैप्टर कवर किया गया, आपके एग्जाम की दृष्टि सारी चीजें पढ़ाई गई, न्यूमेरिकल थ्योरी कॉन्सेप्ट सारा कुछ पढ़ाया गया है। ठीक है, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। फिलहाल अगर आप पढ़े हैं तो आप यहां टिक जाइए और आइए हम रिवीजन शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है, आज तीसरा चैप्टर रिवाइज करना है हम लोग को, जिसका नाम है विद्युत धारा, जिसमें कि पहली हेडिंग भी ऑब्वियसली विद्युत धारा ही होने वाली है। पहले हम जानेंगे कि विद्युत धारा होती क्या है। तो विद्युत धारा बहुत सिंपल शब्दों में हम कहें तो आवेश की गति की अवस्था को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। और अगर हम इसको परिभाषित करना चाहें तो परिभाषा इसकी होती है, एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। आप आवेश प्रवाह की दर भी कह सकते हो विद्युत धारा। ठीक है, या एक आप ये भी कह सकते हो कि प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। आप कई तरह डिफाइन कर सकते हो, इसको हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं। आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है एम्पियर और इसकी विमा होती है कैपिटल ई। ध्यान रखिएगा, ये एक अदिश राशि है क्योंकि ये सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती है। अगर इधर से 2 एम्पियर धारा आ रही है, 3 एम्पियर धारा आ रही है, तो चाहे बीच में कोण 60 डिग्री हो, चाहे बीच में कोण 90 डिग्री हो, आपको फाइनल 5 एम्पियर धारा ही मिलने वाली है। मतलब इनकी दिशा से कोई मतलब नहीं होता है। दिशा सिर्फ और सिर्फ धनावेशों के प्रवाह की दिशा को प्रदर्शित करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, कोई पूछे धारा कैसी राशि, तो अदिश राशि, क्योंकि सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती है, इसीलिए हम इसको अदिश राशि मानते हैं। अब सवाल यह उठता है कि किसी भी पदार्थ में, चाहे वो चालक हो, चाहे वो अर्धचालक हो, धातुएं हो, वो अधातुएं हो, विद्युत अपघट्य हो, वायु हो, कोई भी, जहां भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो आखिर क्यों प्रवाहित होती है? तो साधारण सी बात है, प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है, सॉरी न्यूट्रॉन प्रोटॉन नाभिक पर रहते हैं, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, धातुओं की बात करें तो धातुओं में ये इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी ऊर्जा लेकर के मुक्त हो जाते हैं, या पहले से ऊर्जा इतनी ज्यादा होती है कि वो बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं और पूरे धातु में टहल फिर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, चल फिर सकते हैं। इनको हम बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, और इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण धातुओं में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और इस पूरी कहानी को हम बोलते हैं विद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल, जो अभी मैंने आपको सुनाया। बात समझ में आई? धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग 10 की घात 29 की कोटि की होती है प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, यहां मिस हो गया है, इतना प्रति मीटर क्यूब की कोटि, मतलब 1 मीटर क्यूब अगर क्यूब ले लें एक हम लोहे का, तो उसके अंदर लगभग इतने मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऊष्मा से ऊर्जा मिलती है इनको, ऊष्मीय वेग से इतनी ज्यादा वेग से गति करते हैं, लगभग 10 की घात 5 यानी कि 1 लाख मीटर प्रति सेकंड के वेग से ये धातु के अंदर इधर उधर गति करते रहते हैं। लेकिन फिर भी किसी धातु को छूने पर हमें धारा नहीं हमें करंट नहीं लगता है। हाँ, हिंदी में धारा नहीं लगती बोलना चाहिए। ठीक है, हमें करंट नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि इन इलेक्ट्रॉनों की गति बहुत अनियमित, कोई इधर जा रहा होता है, कोई इधर जा रहा होता है, कोई इधर जा रहा होता है। वही बात है कि एक वस्तु को पकड़ के एक उधर खींचे, एक उधर खींचे, एक उधर खींचे, उधर खींचे, ये वस्तु कहीं नहीं जाएगी, जहां है वहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि नियमित नहीं है इनकी गति। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों की गति नियमित ना होने के कारण इनका जो औसत ऊष्मीय वेग होता है, औसत ऊष्मीय वेग वो होता है 0। बात समझ में आई? सब गति करते हैं इतने से, लेकिन औसत निकाला जाता है तो एक उधर गया एक उधर गया, तो औसत ऊष्मीय वेग 0 होता है। इसीलिए बिना बैटरी के धातु में कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। लेकिन जब हम बैटरी लगा देते हैं तो बैटरी लगाने के बाद क्या होता है कि जब इस पर विभवांतर लगाया जाता है, धन और ऋण,
धन और ऋण। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उस पर विभवांतर कारण वो गति करना प्रारंभ कर देते हैं, और जिस वेग से ये गति करते हैं बैटरी लगाने के बाद, उस वेग को हम अनुगमन वेग कहते हैं। अनुगमन वेग क्या है, बैटरी लगाने के बाद जिस वेग से इलेक्ट्रॉन धातु के अंदर गति करते हैं उसे हम अनुगमन वेग कहते हैं। इसे वीडी से प्रदर्शित करते हैं और इसका मान 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड की कोटि का होता है। देखो 10⁻⁴ कितना छोटा है, 10⁵ कितना बड़ा है, 10⁹ का अंतर है दोनों के बीच में, है ना। लेकिन फिर भी बैटरी लगाने पर इतने स्लो वेग के कारण भी धारा प्रवाहित होती है, और बिना बैटरी को उतने ज्यादा वेग के कारण धारा प्रवाहित नहीं होती है। इसका मतलब है कि क्वांटिटी मैटर नहीं करती है, कितना कंसिस्टेंसी मैटर करती है। ये सभी इलेक्ट्रॉन एक दिशा में चल रहे होते हैं, इसलिए धारा प्रवाहित हो जाती है। वहां सभी दाएं बाएं चल रहे होते हैं, इसलिए धारा प्रवाहित नहीं होती। इसलिए स्टडी भी एक डायरेक्शनल होनी चाहिए, कभी ये पढ़ लिया, कभी वो पढ़ लिया, कभी क्या पढ़ लिया, मन नहीं है। एक नियम से पढ़ना चाहिए, एक ढंग से पढ़ना चाहिए, ठीक है। एक अगर आप डायरेक्शनल वे में काम करते हो तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलते ही मिलते हैं। जैसे कि यहां आप कितना भी छोटा प्रयास कर रहे हो, अगर रोज 1 घंटे पढ़ रहे हो तो इट मैटर्स अ लॉट। आप एक दिन में 24 घंटे पढ़ डालोगे, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला बहुत ज्यादा। बात समझ में आई, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं श्रांतिकाल, अनुगमन वेग। इसका मान बहुत छोटा होता है। उसके बाद माध्य मुक्त पथ आता है। माध्य मुक्त पथ क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन गति करता है बैटरी लगाने के बाद या बैटरी लगाने से पहले भी, तो वो विभिन्न इलेक्ट्रॉनों से और धातु के आयनों से टकराता रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की आंख में पट्टी बंधी हुई है, इंसान तो है नहीं देख पाए, वो जा रहा है, रास्ते में किसी टकरा गया, फिर किसी टकरा गया। तो क्रमागत टक्करों के बीच जो औसत समय लगता है उसको श्रांतिकाल बोलते हैं, और जो औसत दूरी तय करता है उसे हम माध्य मुक्त पथ कहते हैं। श्रांति काल को हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं और माध्य मुक्त पथ को हम लोग लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद हम लोग अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध की बात करते हैं। सिंपल सी बात है कि अगर गति के कारण धारा है तो गति मतलब वेग, और वेग और धारा में संबंध तो होना ही चाहिए, ठीक है। अगर इसके डेरिवेशन की हम बात करें तो 1 सेकंड में अगर हम प्रवाहित आयतन की बात करेंगे, मैंने कहा मैं यहां समझाने नहीं आऊं, समझना है आपको, तो अब डिटेल वीडियो देखिए, मैं केवल रिवाइज कराने आया हूं, ठीक है। तो 1 सेकंड में पहले हम प्रवाहित आयतन निकालेंगे, कितना आयतन इलेक्ट्रॉनों का 1 सेकंड में प्रवाहित हो रहा है, तो वो हो जाएगा A इंटू VD। VD है अनुगमन वेग, A है एरिया, ठीक है। तो T सेकंड में निकालेंगे तो हम T से गुणा कर देंगे, ठीक है। और अगर हम एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो इतना होता है, तो T समय में इलेक्ट्रॉन कितने प्रवाहित हो जाएंगे, तो N' निकालेंगे तो एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को टोटल आयतन से हम गुणा कर देंगे, तो हमें ये मिल जाएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। और Q बराबर होता है N इंटू E, लेकिन यहां पे स्मॉल n एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इसलिए यहां पर हमने एक N' मान लिया इसको, टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या को। तो यहां पे N' इंटू E कर देंगे, N' का मान रखेंगे, धारा निकालेंगे, T से भाग दे देंगे, तो हमको I इक्वल टू NEABD रिलेशन मिल जाएगा विद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच में। इसके बाद बारी आती है वैद्युत प्रतिरोध की, ठीक है। तो वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, आप कहोगे कि सर किसी भी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को हम विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। सरल शब्दों में हम कहें तो प्रतिरोध क्या करता है, धारा के प्रवाह को रोकने का प्रयास करता है, इसका मात्रक होता है ओम। इसके बाद बारी आती है चालकत्व की। चालकत्व क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, प्रतिरोध का उल्टा, यानी कि जो चीज प्रतिरोध ज्यादा होगा तो कम धारा प्रवाहित होगी, प्रतिरोध कम होगा ज्यादा धारा प्रवाहित होगी। तो चालकत्व मतलब चालकता से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, तो चालकत्व होता है 1/, प्रतिरोध, इसका मात्रक उल्टा ओम होता है, जिसको हम ओम को उल्टा लिख देते हैं इंग्लिश में, ओम को हम उल्टा लिख देते हैं इंग्लिश में, तो हो जाता है मो, है ना। ओम का सिंबल को उल्टा कर देते हैं तो मो बन जाता है, ठीक है। इसको हम सीमेंस भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद बारी आती है विशिष्ट प्रतिरोध की। विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, किसी भी चालक के एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल का जो प्रतिरोध होता है उसको हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। रो इक्वल टू होता है RA/L, दोनों को एक मान लेंगे तो रो बराबर R हो जाएगा, वहीं से परिभाषा निकल करके आती है, ठीक है। R यहां से निकालेंगे तो R की वैल्यू हो जाएगी रो L/A, काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है। और यहां पर जो रो है वो चालक का अभिलाक्षणिक गुण होता है। अभिलाक्षणिक मतलब एल्युमिनियम का विशिष्ट प्रतिरोध जो है वही रहेगा। एल्युमिनियम का आप चाहे 1 मीटर लंबा तार बनाओ चाहे 10 मीटर लंबा तार बनाओ, प्रतिरोध बदल जाएगा, उसका विशिष्ट प्रतिरोध कभी भी नहीं बदलेगा, ये उसके आकार आकृति पर डिपेंड नहीं करता। इसके बाद विशिष्ट चालकत्व, जिसको आप चालकता कहते हो, तो इसको हम कह सकते हैं रो इक्वल टू सिग्मा इक्वल टू 1/में रो, इसका मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स इसको आप प्रति ओम प्रति मीटर भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब बारी आती है, यहां से कुछ क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं कॉन्सेप्ट पे कि अगर किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई को n गुना कर देते हैं तो ध्यान रखिएगा इस स्थिति में उसका प्रतिरोध n² गुना हो जाता है।
बात समझ में आई। अगर किसी चालक को मोड़ करके उसके एरिया को डबल कर देते हैं तो उसका प्रतिरोध 1/n² गुना हो जाता है। अगर किसी चालक को मोड़ करके उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद जो दिखता है सामने उसकी त्रिज्या के साथ छेड़छाड़ करें, उसको 2 गुना 3 गुना करें तो प्रतिरोध 1/n⁴ गुना हो जाता है। इसके बाद बारी आती है ओम के नियम की। ओम का नियम यह कहता है कि यदि किसी चालक के ताप, आयतन, आकृति, आकार ऐसी किसी भी भौतिक अवस्था में परिवर्तन न करें तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात एक कांस्टेंट होता है। इसी कांस्टेंट को प्रतिरोध आर कहते हैं और इसीलिए आर का मात्रक ओम के नाम पे रखा गया है। बात समझ में आई? ठीक है। अगर यहां पे हम थोड़ा इसको सॉल्व करें तो v = IR भी लिख सकते हैं या I = 1/r/v भी लिख सकते हैं। और अगर हम ग्राफ खींचना चाहें तो हम v को x अक्ष पे मान लेंगे, I को y अक्ष पे मान लेंगे, 1/r को m कह देंगे। तो y = mx जो है वो मूल बिंदु से होकर जाने वाली एक सरल रेखा का समीकरण है, यानी कि आपको ग्राफ इस तरह से मिल जाएगा। अगर हम तुलना करेंगे तो 1/r m के स्थान पे है, यानी कि tan थीटा के स्थान पे है। यहां से r का मान निकालेंगे तो 1/tan थीटा हो जाएगा और 1/tan थीटा मतलब 1 ढाल। ठीक है, यानी कि किसी ग्राफ का ढाल देख करके भी हम प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। यहां से न्यूमेरिकल भी बनता है, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम भी बनती है कि 2 ग्राफ आपको दे देगा, जिसका ढाल ज्यादा होगा उसका प्रतिरोध, जिसका ढाल ज्यादा होगा उसका प्रतिरोध कम होगा, जिसका ढाल कम होगा उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। इसके बाद मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर हम ओम के नियम की व्याख्या करते हैं। तो इसमें हम सिंपली मेन पैरामीटर्स लेते हैं, जैसे कि अनुगमन वेग, श्रांति काल, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां से देखते हैं, हमने माना कि हमने किसी चालक के सिरों पर बैटरी लगा दी। बैटरी लगाने के बाद इसमें धारा प्रवाहित होने लगी। इसकी लंबाई L है, इसका एरिया A है। ठीक है, इसके आयतन में प्रति एकांक आयतन मुक्त संख्या स्मॉल n है। तो अगर हम विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे तो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है V/d। पिछले चैप्टर से याद करेंगे तो V/L हो जाएगा, क्योंकि यहां D की जगह L हो जाएगा। अब होता है बल F = Q × E। यहां पे कैपिटल E होना चाहिए भाई। ठीक है, Q × E और E का मान हम V/L रख देंगे और Q मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो स्मॉल e हो जाएगा। तो यहां से F का मान मिल जाएगा। उसके बाद हम कहते हैं कि F = m × A होता है। न्यूटन का नियम तो हर जगह घुस जाता है, इलेक्ट्रिसिटी हो चाहे आपका रे ऑप्टिक्स हो चाहे जहां हो, हर जगह न्यूटन घुस जाते हैं। तो ma = eV/L, यहां से A का मान निकाल लेंगे eV/ml। उसके बाद अगर हम इलेक्ट्रॉनों का औसत अनुगमन वेग निकालेंगे, मतलब सबके अनुगमन वेगों को जोड़ करके n से भाग देंगे। ठीक है, क्योंकि एक अकेला इलेक्ट्रॉन तो है नहीं जिसका अनुगमन वेग है। यहाँ बहुत ढेर सारे इलेक्ट्रॉन, तो हमें औसत निकालना पड़ेगा। तो हो जाता है U1 + AT। U + AT होता है गति का पहला समीकरण, तो वहां पे A τ1 हो जाएगा। तो U1 + A τ1, U2 + A τ2। यहां से हम U1 + U2 + U3 को अलग कर देंगे, बाई n अलग कर देंगे। और यहाँ पे A कॉमन लेने के बाद दूसरे स्टेप में τ1 + τ2 + τ3 भी अलग करके अपन में n कर देंगे। और क्योंकि ये ऊष्मी वेग है, औसत ऊष्मी वेग अभी अभी पढ़ा हम लोगों ने, इसका मान 0 हो जाएगा और इसकी जगह हम टाउ पुट कर देंगे और A का मान उठा के eV/ml यहां पुट कर देंगे। उसके बाद VD का मान निकल आएगा। फिर I = NeA/VD होता है, तो उठा के अगर हम वैल्यू यहां पुट करेंगे VD का, सॉल्व करेंगे तो अपने को V/I मिल जाएगा ml/ne² A τ। ठीक है, यहां पर ध्यान दें अगर तो m, l, n, e, a और टाउ सभी कांस्टेंट है। अगर हम उसकी भौतिक अवस्था को ना बदलें तो इस हिसाब से V/I कांस्टेंट होता है और यही ओम का नियम होता है। यहां से अगर हम देखें तो ये पूरी वैल्यू R है, तो हम R के पदों में, हमें R का इसके प्राचल के पदों में, इसको बोलते हैं प्राचल के पदों में, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, प्राचल के पदों में मान पूछ लेता है और हम लिख के चले आते हैं R = V/I। V/I प्राचल नहीं है, V बढ़ाएंगे I बढ़ जाएगा, V घटाएंगे I बढ़ जाएगा। लेकिन इन सब चीजों पर प्रतिरोध का मान डिपेंड करता है। तो कभी भी प्राचल के पदों में पूछेगा तो आप यही सूत्र लिख करके आएंगे। ठीक है, और अगर यहां पे R = ρL/A अगर हम पुट कर देते हैं तो L से L, A से A कट जाएगा, तो प्राचल के पदों में रो का सूत्र हमको मिल जाएगा m, l, n, e और टाउ। यहां पे m, सॉरी बेटा यहां पे L नहीं होना चाहिए। ठीक है, m/ne² टाउ। यहां पे m इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान कांस्टेंट, n प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन संख्या कांस्टेंट, स्मॉल e कांस्टेंट और टाउ केवल ताप पे डिपेंड करता है। इसीलिए रो को हम बोलते हैं, यह अभिलाक्षणिक गुण होता है, किसी चालक के लिए कांस्टेंट होता है ना। ताप बदलोगे तो ऑब्वियसली उसका मान बदलेगा, लेकिन उससे पहले नहीं बदलेगा। ठीक है, उसके बाद बारी आती है धारा घनत्व। धारा घनत्व तो क्या होता है, किसी चालक के प्रति एकांक आयतन, सॉरी
किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत प्रवाहित होने वाली धारा को हम धारा घनत्व तो कहते हैं, इसे जे से प्रदर्शित करते हैं, जे इक्वल टू आई अपॉन ए होता है। अगर धारा अभिलंबवत ना होकर के क्षेत्रफल हम तिरछा ले लेते हैं तो धारा क्षेत्रफल वेक्टर और धारा के बीच का जो कोण होता है उसको हम यहां पुट कर देते हैं, तो जे इक्वल टू आई अपॉन ए कॉस थीटा सूत्र हो जाता है। अगर हम तिर्यक गुणा करें तो आई इक्वल टू जे ए, यहां ए मिस हो रहा है, जे ए कॉस थीटा हो जाएगा और हम आई इक्वल टू जे डॉट ए कह सकते हैं। ये भी एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, जे और आई के बीच में एक रिलेशन होता है, ठीक। और धारा घनत्व जो होता है चालक के किसी बिंदु का गुण होता है, पूरे चालक का नहीं। हम कहते हैं किसी चालक में 2 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, बट हम ऐसे नहीं कह सकते कि किसी चालक में 2 एम्पीयर प्रति मीटर स्क्वायर धारा घनत्व। हम कह सकते हैं चालक के किसी बिंदु पर 2 एम्पीयर प्रति मीटर स्क्वायर का धारा घनत्व, ऐसे हम कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ओम के नियम के सदिश रूप की बात करें तो R इक्वल टू एम एल अपॉन एन स्क्वायर, इसको हम लोग जस्ट अभी अभी पढ़ा है। फिर हम लोग R को V अपॉन आई पुट कर सकते हैं, उसके बाद I को तिर्यक गुणा करके और I अपॉन ए की वैल्यू हम J लिख सकते हैं और L को इधर भेज करके V अपॉन एल का मान E लिख सकते हैं। और ये पूरा रो था अभी अभी हम लोगों ने देखा, तो E इक्वल टू रो इंटू जे, या इसको 1 अपॉन रो करके E इक्वल जे इक्वल टू सिग्मा E ज्यादा पॉपुलर फॉर्म है। ये समीकरण ओम के नियम का सदिश रूप कहलाता है। उसके बाद अनुगमन वेग और शांति काल में संबंध की अगर हम बात करें तो A इक्वल टू एफ बाई एम अभी हम लोगों ने पढ़ा है, ये सारी चीज हम लोगों ने अभी पढ़ी है। और VD इक्वल टू यू प्लस एटी भी हम लोगों ने पढ़ा है। अभी ये सारा डेरिवेशन यहां तक का ऊपर वाला है ना। फिर मैं VD अपॉन ई इधर डिवाइड कर दूं तो ई टाउ अपॉन एम हम इसको कह देते हैं। और VD अपॉन ई को यानी कि किसी भी चालक में इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को हम लोग बोलते हैं, उसकी चालकता बोलते हैं, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो म्यू इक्वल टू VD अपॉन ई या ई टाउ अपॉन एम भी आ जाता है, ठीक है। यहां से हम परिभाषा निकाल सकते हैं, अतः एकांक विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित औसत गमन वेग इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता कहलाती है। यहां से गतिशीलता आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछता है। फिर बारी आती है ओमी अनुमी परिपथ की। बहुत साधारण सी बात है, जो ओम के नियम का पालन करे जिसका ग्राफ रेखी हो वो ओमी परिपथ, जो ओम के नियम का पालन ना करे जिसका ग्राफ रेखी ना हो वो अनोमी परिपथ। तो कोई भी धात्विक चालक है, लोहा, तीन, तांबा, कोई भी ले लो, वो सभी ओमी परिपथ हैं। और डायोड, एलईडी, ट्रांजिस्टर, फोटोडायोड, ये सारे आपके अनओमी परिपथ हो जाते हैं। फिर हम बात करते हैं प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव कैसा पड़ता है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर हम चालकों की बात करेंगे तो ताप बढ़ाने पर टाउ का मान बढ़ता है। अभी हम लोगों ने देखा, सॉरी, ताप बढ़ाने पर टाउ का मान घटता है और टाउ का मान घटता है तो उसकी प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, यानी कि इसका प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधों की प्रतिरोधकता बढ़ती है और ये देखा गया कि जो प्रतिरोध में वृद्धि होती है वो उसके प्रारंभिक मान और ताप में वृद्धि के अनुपाती होती है। ये चिन्ह हटाते हैं तो यहां पे अल्फा एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक। इसका मात्रक होता है प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। और इसको परिभाषित कर सकते हैं कि 1 ओम प्रतिरोध का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध में जो वृद्धि होती है उसको हम प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। यानी किसी ताप T पर हम प्रतिरोध लिख सकते हैं प्रारंभिक मान ब्रैकेट में 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी, T1 मतलब डेल्टा टी यहां पर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं हम, ठीक है। तो इस तरह से हम फाइनल टेंपरेचर निकाल सकते हैं, मिश्र धातु फाइनल प्रतिरोध निकाल सकते हैं। मिश्र धातु की बात करें तो मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता भी ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, लेकिन धातुओं की तुलना में बहुत कम बढ़ती है। अचालकों की बात करें, इनकी प्रतिरोधकता अनंत होती है, इसमें कोई भी आवेश वाहक नहीं होते हैं। आप कितना भी ताप बढ़ा लो, इनकी प्रतिरोधकता अनंत ही रहेगी, मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अर्धचालक की बात करें तो अर्धचालकों में सहसंयोजक बंध टूटते हैं ताप बढ़ाने पे, जिसकी वजह से मुक्त इलेक्ट्रॉनों और कोटरों की संख्या बढ़ती है और आवेश वाहकों की संख्या बढ़ने के कारण इनकी चालकता बढ़ जाती है, यानी कि इनका प्रतिरोध घट जाता है। विद्युत अपघट्यों में बात करें तो ताप बढ़ाने पर इनकी श्यानता घटती है, आसानी से आयन चल फिर सकते हैं। तो विद्युत अपघट्यों में भी ताप बढ़ाने पर इनकी प्रतिरोधकता घटती है। अतिचालकता की बात करें तो कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जैसे पारा, लेड आदि, जिनका जब ताप घटाते हैं, ठंडा करते जाते हैं तो एक ऐसा ताप मिलता है जिस पर अचानक से इनका प्रतिरोध घटकर शून्य हो जाता है। इस अवस्था को अतिचालकता कहते हैं। पारे के लिए 4.2 केल्विन वो ताप है जिस पर अतिचालकता की अवस्था प्राप्त करता है पारा। इसके बाद आती है वैद्युत ऊर्जा। तो वैद्युत ऊर्जा मतलब किसी मशीन के लिए बात करें तो हम कहेंगे किसी मशीन कितना कार्य कर सकती है। कोई इंसान तो विद्युत ऊर्जा की बात करेंगे नहीं, मशीन में ही करेंगे ऑब्वियसली। या किसी सेल से बात करें कितनी ऊर्जा हम ले रहे हैं
तो उसके द्वारा कार्य करने की क्षमता को हम वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। और कार्य होता है Q इंटू वी, है ना। Q क्या होता है भाई, I बराबर Q बाई T, तो Q का मान I इंटू टी पुट कर सकते हैं। तो यहां से अपने को H बराबर मिल जाता है VIT वैद्युत ऊर्जा का सूत्र, और V बराबर IR पुट करेंगे तो H बराबर I स्क्वायर RT मिल जाएगा। I बराबर V बाई R पुट करेंगे तो H बराबर V स्क्वायर बाई R इंटू टी मिल जाएगा। और ये सारे जो हैं ये सभी जूल में लिखे हुए हैं। अगर मैं 4.2 से डिवाइड कर देता हूं तो यहां पे मुझे कैलोरी में मिल जाएगा मान आपका ऊर्जा का, ठीक है। फिर आता है विद्युत शक्ति या सामर्थ्य। सीधी सी बात है, कोई मशीन है अगर तो उसके कार्य करने की दर को, क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, दर को सामर्थ्य कहते हैं। तो किसी मशीन के कार्य करने की दर को हम शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। और कोई स्रोत है, जैसे कि भाई मशीन, जैसे आपका ट्रैक्टर हो गया, ठीक है, मोटर हो गई, ठीक है, तो वो मशीन हो गई। लेकिन अगर कोई सेल है, जनरेटर है, कोई भी सोर्स है, तो सोर्स के लिए हम कहेंगे कि विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करने की दर शक्ति अथवा सामर्थ्य कहलाती है। P इक्वल टू W बाई टी या H बाई टी कह सकते हैं आप, और इसका मान VIT रख देंगे। सॉल्व करेंगे, T से T कट जाएगा सारे सूत्रों में, तो केवल T हटा दो, बाकी जो ऊर्जा का सूत्र था वही आपका शक्ति अथवा सामर्थ्य का सूत्र हो जाता है। इसका मात्रक आपका होता है किलोवाट, वाट, अर्थ शक्ति, मेगावाट आप सुने होंगे, ठीक है। किलो मतलब 10⁻³ मेगा 10⁻6, और अर्थ शक्ति होता है 746 वाट। उसके बाद किलोवाट घंटा या यूनिट की बात करते हैं। ये वैद्युत ऊर्जा को मापने का व्यवसायिक मात्रक होता है। मतलब जब वैद्युत ऊर्जा को हम खरीदने बेचने की बात करते हैं तो हम इस मात्रक को यूज करते हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि भाई इसका पूरा नाम होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट होता है। और 1 घंटे तक किसी परिपथ में 1 किलोवाट की शक्ति व्यय होने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे हम बोलते हैं किलोवाट घंटा या यूनिट, है ना। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट या यूनिट दोनों एक ही चीज होता है। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है, पूछता है 10⁻3.6 गुणे 10⁻6 इतना जूल, याद रखिएगा, इतना क्या, इतना जूल, ठीक है। यूनिटों की संख्या निकालनी है तो होता है वॉट गुणे घंटा गुणे दिन बटे में 1000। उसके बाद बारी आती है वैद्युत सेल की। वैद्युत सेल क्या होती है, ये एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है, जिसके कारण किसी परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह लगातार बना रहता है। इसमें एक बर्तन होता है जिसको वोल्टामीटर कहते हैं। इसके अंदर एक द्रव भरा होता है जो कि आपका लवण हो सकता है, क्षार हो सकता है, ठीक है, या एक और लवण, क्षार और सॉल्ट, क्षार, अम्ल हो सकता है, 3 में से कोई भी एक हो सकता है, ठीक है। और इसको हम विद्युत अपघट्ट कहते हैं। इसके अंदर 2 प्लेटें डूबी होती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं, एक को कैथोड और एक को एनोड कहते हैं, ठीक है। आपको सामने लिखा हुआ है, ऋणात्मक को एनोड और धनात्मक को हम लोग कैथोड बोलते हैं, और संयुक्त रूप से इसको हम लोग इलेक्ट्रोड कहते हैं, ठीक है। फिर सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, जैसे हम लोगों ने विभवांतर पढ़ा कि एकांक आवेश को 2 बिंदुओं के बीच गति कराने के लिए, गति कराएगा कौन, सेल। तो जब उसी विभवांतर को सेल के लिए बात करेंगे तो हम कहेंगे सेल द्वारा एकांक आवेश को परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच, पूरे परिपथ में गति कराने में जो कार्य करना पड़ता है उसे सेल का विद्युत वाहक बल बोलते हैं। लेकिन पूरा परिपथ न लेकर के परिपथ का केवल कोई 2 बिंदु ले ले तो परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच गति कराने में जो कार्य करना पड़ता है उसे सेल का टर्मिनल विभवांतर हम कहते हैं, है ना। तो परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहलाएगा और पूरे परिपथ में सेल का विद्युत वाहक बल कहलाएगा। E इक्वल टू होता है W अपॉन Q। ऑब्वियस बात, इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट हो जाएगा जो कि विभव का होता है, ठीक है। आंतरिक प्रतिरोध की बात करें तो कोई भी सेल है तो उसके अंदर विद्युत अपघट्ट यूज करेंगे जिसमें धारा प्रवाहित होनी है, और विद्युत अपघट्ट का जो प्रतिरोध होता है वही सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है। यह प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर बढ़ता है, प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाने पर घटता है, विद्युत अपघट्ट की सांद्रता बढ़ाने पर भी यह बढ़ जाता है, और विद्युत अपघट्ट एवं प्लेटों की प्रकृति पर भी इसका मान डिपेंड करता है। कांस्टेंट नहीं रहता बल्कि समय के साथ यह बढ़ता रहता है। टर्मिनल में तो मैं ऑलरेडी बता दिया कि परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित कराने के लिए जो कार्य करना पड़ता है टर्मिनल विभवांतर होता है। फॉर्मूला भी सेम है, मात्रक भी सेम, वही विभवांतर वाला ही है, ठीक है। अगर मैं तीनों के बीच संबंध की बात करूं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का टर्मिनल विभवांतर और सेल का विद्युत वाहक बल, तो हम संबंध यहां समझ सकते हैं। जब हम सेल को किसी परिपथ में जोड़ते हैं तो सेल जितना कार्य करती है परिपथ में धारा प्रवाहित कराने के लिए, वो कार्य एक तो बाह्य जो प्रतिरोध लगा उसमें खर्च होता है, एक सेल के आंतरिक प्रतिरोध में खर्च होता है। सेल द्वारा किया गया कार्य EIT हो जाएगा, आंतरिक कार्य I स्क्वायर RT, बाह्य कार्य I स्क्वायर कैपिटल RT हो जाएगा। I स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल करके सॉल्व करेंगे
तो यहां से हमको धारा का मान मिला, धारा का मान उठाकर यहां रख देंगे और हम सॉल्व करेंगे तो अपने को यहाँ पे E बराबर V बराबर E माइनस आई आर एक और रिलेशन मिल जाता है। ये तब के लिए है जब हम सेल को निरावेशित कर रहे हैं, सेल से हम बल्ब जला रहे हैं, सेल से हम धारा ले रहे हैं। लेकिन अगर हम सेल से धारा लेने के बजाय, अच्छा यहां पे एक और सूत्र है जिसका हम यूज करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि अगर V बराबर आई आर यहां पे हम पुट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो यहां से एक और सूत्र मिल जाता है, स्मॉल r बराबर कैपिटल R ब्रैकेट में E अपॉन V माइनस 1। इस पे कभी कभी बहुत रेयरली डायरेक्ट सवाल आता है, मैक्सिमम इसका यूज हम लोग विभव मापी में करते हैं किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालने के लिए, ठीक है। ये सभी डेरिवेशन है, मान कैसे रखा गया है वो आपको दिमाग में रखना है, कब कहां मान रखना है किसका, ठीक है। ये आपको आई थिंक क्लियर समझ में आ रहा होगा। और क्योंकि E में से कुछ घटाया गया है तो हम कह सकते हैं कि यहां पे V का मान E से छोटा होगा, यानी जब हम सेल को परिपथ में लगाते हैं, उससे धारा लेते हैं तो उसके सिरों का टर्मिनल विभवांतर उसके विद्युत वाहक बल से छोटा होता है। जब सेल को हम आवेशित करते हैं तो आवेशित किसी चार्जर से करेंगे तो ऊर्जा चार्जर देगी, वो ऊर्जा दो जगह जाएगी, एक तो सेल चार्ज होगी, दूसरा मोबाइल गर्म भी तो होता है चार्ज करते समय, है ना, यानी कि उसके आंतरिक प्रतिरोध में भी वो ऊर्जा खर्च होगी। तो वी आई टी बराबर ई आई टी प्लस आई स्क्वायर आर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो V बराबर E प्लस आई आर यहां पे मिलेगा, यानी कि जब हम सेल को चार्ज करेंगे तो उसका टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल से ज्यादा होगा। इसीलिए मोबाइल की बैटरी 3.7 वोल्ट की अगर होती है तो चार्जर आपका 5 वोल्ट का होता है एटलीस्ट। बात समझ में आई, ठीक है। अगर सेल को हम यूज ही नहीं कर रहे हैं, उसको हमने निकाल करके रख दिया है ऐसे अलमारी पे अपने, अगर उसको यूज नहीं कर रहे हैं तो उस स्थिति में धारा 0 होगी, यानी कि उसका टर्मिनल विभवांतर और उसका विद्युत वाहक बल दोनों आपस में बराबर होंगे। उसके बाद बारी आती है किरचॉफ के नियमों की। दो नियम दिया किरचॉफ ने। पहला नियम आपका कहलाता है धारा का नियम या संधि का नियम, दूसरा नियम आपका कहलाता है वोल्टा का नियम या बंदपाश का नियम, ठीक है। पहला नियम आधारित है आपके आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे। पहला नियम कहता है कि समेशन आई बराबर 0, मतलब किसी परिपथ के किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। आने वाली धाराओं को हम पॉजिटिव लेंगे तो जाने वाली को निगेटिव, आप इसके उल्टा भी कर सकते हो, आने वाली को निगेटिव और जाने वाली को पॉजिटिव भी ले सकते हो। जैसे इस परिपथ का एग्जांपल लिया गया है तो जितनी धाराएं आ रही हैं उन सबको पॉजिटिव लिया गया है, जितनी धाराएं जा रही हैं उन सबको निगेटिव लिया गया है। तो इस हिसाब से यहां पर I1 माइनस I2 माइनस I3 प्लस I4 माइनस I5 बराबर 0 कर दिया गया है। बात समझ में आई। इसके बाद किरचॉफ का दूसरा नियम आता है जिसमें हम लोग ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, हम लोग नहीं, किरचॉफ ने बताया कि ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पे ये नियम कार्य करता है। इसमें किसी परिपथ के किसी बंद पाश में समस्त विभवांतरों का बीजगणितीय योग 0 होता है। बंद पाश क्या होता है, कोई परिपथ आप लेते हो तो उसमें भी अपने चलने को एक बंद लूप चुन लो, कोई एक बंद रास्ता चुन लो, जैसे कि ए बी ई एफ ए, ये एक बंद पाश हो गया, ये दूसरा बंद पाश हो गया, ये तीसरा बंद पाश हो गया, ठीक है। तो किसी परिपथ के किसी बंद पाश में लगने वाले समस्त विभवांतरों का बीजगणितीय योग 0 होता है, ऐसा किरचॉफ भैया ने बताया। किरचॉफ का दूसरा नियम लगाने से पहले हम पहला नियम लगा लेते हैं, यानी कि हमने मान लिया कि I1 धारा यहां से आ रही है, आई यहां से आ रही है, I1 यहां से आ रही है, दोनों मिलकर I प्लस I1 यहां चली गई, वापस से I प्लस I1 यहां से आई, ऊपर I1 अपनी जगह चली जाएगी और I अपनी जगह चली जाएगी, है ना। फिर किरचॉफ ने कहा अगर तुम धारा की दिशा में चलोगे तो विभव घटेगा, है ना। तो धारा की दिशा में चलने पर हम I इंटू आर को निगेटिव लेते हैं और धारा के विपरीत चलते हैं अगर हम, तो विभव बढ़ता है, यानी कि विपरीत चलने पर I इंटू आर को हम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। सेल को जब हम माइनस से प्लस क्रॉस करते हैं तो विद्युत वाहक बल को धनात्मक लिया जाता है, जब प्लस से माइनस क्रॉस करते हैं तो विद्युत वाहक बल को ऋणात्मक लिया जाता है, ठीक है। यहां पे हम जैसे एक बंद पाश हमने ले लिया, तो यहां पे अगर हम ऐसे क्लॉकवाइज चल रहे हैं, धारा की दिशा में चल रहे हैं, सेल को क्रॉस कर रहे हैं माइनस से प्लस, इसलिए इसको प्लस में लेंगे E1 को। नीचे आएंगे तो धारा के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, इसलिए इसको प्लस में लेंगे I1 इंटू R2 को। इधर आएंगे कुछ नहीं है, ऊपर जाएंगे तो हम ध्यान देखिए हम धारा की दिशा में जा रहे हैं, इसलिए I इंटू R1 को हम माइनस में ले लेंगे, ठीक है। और E2 का, E2 यहां पे है, हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, प्लस से माइनस क्रॉस किए इसलिए माइनस हो गया और बराबर 0। ऐसे ही दूसरे पाश में भी हम लोग समीकरण बना लेंगे और इन दोनों समीकरणों को हल करके हम लोग आराम से I1 और I का मान, दोनों मान या I2 का मान जो भी निकालना है हम उसको निकाल सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं व्हीटस्टोन सेतु की। व्हीटस्टोन सेतु एक ऐसा हम कहेंगे परिपथ है जो कि व्हीटस्टोन साइंटिस्ट ने बनाया था, ठीक है। और इसकी सहायता से हम कोई भी अज्ञात प्रतिरोध हो
तो उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि 4 प्रतिरोधों को जोड़ करके एक वर्ग बनाया जाता है। इसके एक विकर्ण पर गैल्वेनोमीटर और दूसरे विकर्ण पर एक सेल लगा दी जाती है। यह परिपथ है। इसमें से हमें 2 प्रतिरोधों का अनुपात अगर पता हो, तीसरे का मान पता हो, तो हम चौथे का मान निकाल सकते हैं। यही इसका सिद्धांत है। और एक विशेष अवस्था होती है जबकि बिंदु B और D के बीच जो विभवांतर है, इन दोनों बिंदुओं का जो विभव है V और D का, वो बराबर हो जाता है, यानी कि इन दोनों बिंदु बीच विभवांतर शून्य हो जाता है। इस स्थिति में गैल्वेनोमीटर का विक्षेप भी शून्य हो जाता है। इसे हम बोलते हैं व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की अवस्था। और संतुलन की अवस्था में शर्त होती है कि अगर इन प्रतिरोधों का अनुपात P/Q का अनुपात R/S के बराबर होगा तो ही सेतु संतुलित होगा। जरूरी नहीं है, आप ऐसे भी अनुपात लिख सकते हैं, P/R बराबर Q/S भी लिख सकते हैं। ठीक है। संतुलन के लिए प्रतिबंध ड्राइव करने के लिए हम किरचॉफ का नियम लगाते हैं। पहले ये वाला बंद पाश लेते हैं तो वहां से ये समीकरण बन जाता है, फिर ये वाला बंद पाश लेते हैं तो वहां से ये वाला समीकरण बन जाता है। फिर हम दोनों समीकरणों को I1/I2 का मान दोनों से बराबर कर देते हैं तो हमको ये रिलेशन मिल जाता है P/Q = R/S या P/R = Q/S। ठीक है। यहां P और Q को हम अनुपातिक भुजा कहते हैं क्योंकि हम इसका मान हमें पता हो। R को ज्ञात भुजा कहते हैं क्योंकि हमें इसका मान पता होना चाहिए, इसका अनुपात हमें पता होना चाहिए। और S हम निकाल सकते हैं, इसीलिए S को हम अज्ञात भुजा कहते हैं। ठीक है। यहां पर ये दोनों भुजाएं जो है, यानी कि गैल्वेनोमीटर वाली और सेल वाली, इसको हम संयुग्मी भुजा कहते हैं क्योंकि संतुलन की अवस्था में अगर हम इसको परिवर्तित कर दें आपस में तो संतुलन की अवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर बारी आती है व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत आदि उपकरण की। 2 उपकरण है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स और मीटर सेतु। पोस्ट ऑफिस बॉक्स हमारे सिलेबस से हट गया है, हमें केवल मीटर सेतु पढ़ना है। मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित उपकरण होता है जिसकी सुग्राह्यता पोस्ट ऑफिस बॉक्स से ज्यादा होती है, इसीलिए पोस्ट ऑफिस बॉक्स सिलेबस से भी हट गया और प्रैक्टिकल लाइफ से भी हट गया है। हम मीटर सेतु का ही प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है कि 2 पत्तियां होती हैं एल आकार की, जिसके बीच में 1 मीटर लंबा प्रतिरोध तार जो कि मैग्नीन या कॉन्टेस्टेंट का होता है, जिसका विशिष्ट प्रतिरोध बहुत उच्च और प्रतिरोध ताप गुणांक बहुत कम होता है, उसको हम जोड़ देते हैं। इसके साथ हम एक स्केल जोड़ देते हैं। ठीक है। इन दोनों के बीच में हम अपना ज्ञात प्रतिरोध R जोड़ लेते हैं, इन दोनों के बीच में अज्ञात प्रतिरोध S जोड़ लेते हैं और साथ में एक धारा मापी यहां लगा होता है, जिसके साथ हम एक सर्पिल कुंजी लगा देते हैं जिसको हम लोग जॉकी बोलते हैं। उसको जिस बिंदु पर हम टच कराते हैं वहां प्रतिरोध तार 2 भागों में बढ़ जाता है। एक भाग को हम P कहते हैं, एक भाग को Q कहते हैं। और इस तरह हम इसको इस पे खिसका करके एक ऐसा बिंदु ज्ञात करते हैं जहां पे इसमें कोई विक्षेप नहीं होता, और जब विक्षेप नहीं होता तो संतुलन की अवस्था हो जाती है जिसमें P/Q = R/S हो जाता है। P का मान हम लिख सकते हैं, अभी ऊपर अभी हम लोगों ने पढ़ा, P बराबर ρL/A। L क्या है, यहां से यहां तक की लंबाई। ठीक है। और बची हुई लंबाई, क्योंकि टोटल स्केल 1 मीटर की 100 सेंटीमीटर की है, तो बची हुई लंबाई 100 - L हो जाएगी। तो नीचे वाला यानी कि Q जो प्रतिरोध होगा वो हो जाएगा ρ × L की जगह 100 - L। A बराबर होगा, A से काट देंगे, सॉल्व कर लेंगे तो अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने का हमें सूत्र मिल जाएगा। R का मान हमें पता होता है और L का मान हम स्केल पे पढ़ करके अज्ञात प्रतिरोध हम ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद बढ़ती विभव मापी की, जिसका प्रयोग हम लोग परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर को ज्ञात करने के लिए, सेल का विद्युत वाहक बल को ज्ञात करने के लिए, उसकी तुलना करने के लिए, या किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए करते हैं। यह इस सिद्धांत पे कार्य करता है। 2 सिद्धांत इसके हैं कि अगर हम किसी तार के कोई प्रतिरोध तार उस पर हम कोई विभव लगाते हैं तो उसकी संपूर्ण लंबाई पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो एकांक लंबाई का विभव, जिसको हम बोलते हैं विभव प्रवणता, K बराबर V/L हो जाता है। इसमें हम विभवांतर को शून्य विक्षेप की स्थिति में मापते हैं। यही कारण है कि ये वोल्टमीटर की तुलना में ज्यादा अच्छी माप देता है। ठीक है। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें तख्ती होती है लकड़ी की, जिसके ऊपर 4 से लेकर के 12 मीटर तक का लंबा तार 1-1 मीटर के टुकड़ों में काट करके बिछा दिया जाता है और उसको इस प्रकार से जोड़ दिया जाता है तांबे की पत्तियों से कि ये सभी आपस में श्रेणी क्रम में हो जाते हैं। इसके समांतर में 1 मीटर स्केल लगा देते हैं जिसकी सहायता से हम लोग इसमें रीडिंग पढ़ते हैं। ठीक है। 2 पेंच लगे होते हैं दोनों प्रतिरोध तार के दोनों सिरों पर, जिसकी सहायता से हम लोग इसको परिपथ में जोड़ते हैं। कुल मिला के यहां से यहां तक एक लंबा प्रतिरोध तार है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके दोनों सिरों पर हम लोग क्या करते हैं, एक बैटरी जोड़ देते हैं प्रतिरोध तार के सिरों पर। ठीक है। कुछ भी करना हो यहां एक हम बैटरी जोड़ ही देंगे, उसके बाद आगे बात करेंगे। बैटरी विभवांतर बहुत उच्च होना चाहिए जो सेल हम आगे यूज करने वाले हैं इसकी तुलना में। इसका प्रयोग 2 जगह करते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल मापने में
और दो सेलों के सेल का विद्युत बल तुलना करने में और किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात करने में। जब हम तुलना करना होता है तो हम इस प्रकार एक परिपथ तैयार कर लेते हैं। पहले कुंजी K1 को दबाते हैं, शून्य विच्छेद की स्थिति ज्ञात करते हैं, प्रतिरोध तार की लंबाई L1 ज्ञात कर लेते हैं। और अभी हम लोगों ने देखा कि K बराबर V/L होता है, तो V बराबर K इंटू L हो जाएगा। वहां से देखें अगर हम लोग, तो यहां से हम E1 बराबर K इंटू L1 लिख लेते हैं। फिर हम इस स्विच को ओपन करके इस स्विच को दबाते हैं, फिर से रीडिंग लेते हैं, तो यहां से हमको E2 बराबर K इंटू L2 मिल जाता है और दोनों को डिवाइड करेंगे, K से K कैंसिल हो जाएगा। तो E1 अपॉन E2 बराबर L1 अपॉन L2, L1 अपॉन L2 का मान हम लोग प्रतिरोध तार की लंबाई पढ़कर ज्ञात कर लेंगे और यहां से इनकी तुलना भी हो सकती है। और अगर हम एक सेल को मानक सेल ले लें जिसका विद्युत वाहक बल हमें पता होता है, तो यहां वैल्यू पुट करके हम दूसरी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात भी कर सकते हैं। बात समझ में आई? सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए लगभग सेम परिपथ बनाते हैं हम, बस एक सेल की जगह हम यहां पर प्रतिरोध बॉक्स लगा देते हैं। पहले हम केवल सेल, बेटा यहां पे आंतरिक प्रतिरोध भी होगा, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है ना। पहले केवल सेल वाली कुंजी K1 दबाते हैं और वहां से E बराबर K इंटू L1 लगा लेते हैं क्योंकि सेल खुले परिपथ में है। फिर हम यहां पे दूसरी कुंजी भी दबा देते हैं, तो अब सेल एक बंद परिपथ में आ गया जो कि इसमें धारा प्रवाहित कराएगा। तो अब सेल के सिरों पर जो विद्युत वाहक बल है वो टर्मिनल विभवांतर में बदल जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हम V का मान निकाल लेंगे जो कि K इंटू L2 हो जाएगा। फिर हम लोगों ने सूत्र पढ़ा था, अभी देखा था हम लोगों ने, यहां पे E और V का मान रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमको आंतरिक प्रतिरोध निकालने का सूत्र भी मिल जाएगा। विभव मापी वोल्टमीटर श्रेष्ठ इसलिए होता है क्योंकि वोल्ट मीटर को हम परिपथ में लगाते हैं तो वोल्ट मीटर परिपथ से कुछ धारा ले लेता है जिसके कारण वो शुद्ध माप नहीं देता है, लेकिन विभव मापी परिपथ से कोई धारा नहीं लेता है जिसके कारण ये ज्यादा शुद्ध माप देता है। फिर सेलों के संयोजन की बात आती है, तो संयोजन में एक श्रेणी होगा, एक समांतर होगा। श्रेणी में हम बात करें तो तुल्य विद्युत वाहक बल जैसे विभव बढ़ता है वैसे विद्युत वाहक बल जुड़ जाएगा, N इंटू E हो जाएगा, प्रतिरोध भी जुड़ जाएगा, N बार होगा, मान लो N सेल हमने लगाई है तो NR हो जाएगा। और धारा निकालेंगे तो E अपॉन R प्लस कैपिटल R, अभी हम लोगों ने पढ़ा, E की जगह NE रख देंगे, R डैश को NR रख देंगे, ये धारा मिल जाएगी अपने को। ठीक है, उसके बाद हम मैक्सिमम धारा की बात कर ज्ञात करने से कब मिलेगी, तो एक बार हम कैपिटल R को बड़ा मानेंगे, पर स्मॉल r को बड़ा मानेंगे। जब कैपिटल R को बड़ा मानेंगे स्मॉल r पद को छोड़ देंगे, स्मॉल r बड़ा मानेंगे कैपिटल R पद को छोड़ देंगे। ठीक है, तो हम ये पाते हैं कि जब बाह्य प्रतिरोध ज्यादा होता है आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में, तो उस स्थिति में धारा एक सेल से प्राप्त धारा के n गुनी हो जाती है। यानी कि जब बाह्य प्रतिरोध ज्यादा होता है तो हम सेलों को श्रेणी क्रम में ही जोड़ते हैं। समांतर क्रम में हम बात करें तो हम n सेलों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो विद्युत वाहक बल समांतर क्रम में नहीं जुड़ता है, वही रहेगा, लेकिन प्रतिरोध को हम 1/n बार ऐसे करेंगे तो हमें तुल्य प्रतिरोध R/n मिल जाता है। फिर से हम सॉल्व करेंगे तो इस बार हमें यह सूत्र मिल जाएगा और अगेन हम एक बार R को बड़ा मानेंगे, एक बार स्मॉल r को, एक बार कैपिटल R को। तो हम ये पाते हैं कि जब हम स्मॉल r को बड़ा मानते हैं, मतलब जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा होता है तो उस स्थिति में सेल से प्राप्त धारा n गुनी ज्यादा होती है एक सेल की धारा तुलना में। तो जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध बहुत उच्च होता है बाह्य प्रतिरोध तुलना में, तो उस स्थिति में हम सेलों को समांतर क्रम में जोड़ना पसंद करते हैं। मिश्रित क्रम संयोजन में जब दोनों में से कोई शर्त ना हो, दोनों में से कोई बहुत ज्यादा बड़ा ना हो, तब मिश्रित क्रम में जोड़ते हैं। n सेलों को जोड़ करके इस प्रकार की m पंक्तियां बना करके उनको समांतर क्रम में जोड़ देते हैं और इसके साथ एक बाह्य प्रतिरोध लगा देते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं मिश्रित क्रम संयोजन। एक पंक्ति का प्रतिरोध विद्युत वाहक बल Ne हो जाएगा क्योंकि समांतर क्रम में सभी पंक्तियां हैं तो सभी का भी Ne हो जाएगा। लेकिन जब प्रतिरोध की बात करेंगे तो एक पंक्ति का प्रतिरोध NR हो जाएगा और जब इस प्रकार के NR को m बार समांतर क्रम में जोड़ेंगे तुल्य प्रतिरोध NR/m हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो अपने को ये वैल्यू मिल जाएगी। इसको मैक्सिमम समझने के लिए हम नीचे वाली वैल्यू को मिनिमम करेंगे, तो इसको हम लोग इस सूत्र से लिख लेंगे, है ना, और इसको जीरो करेंगे। जब इसको जीरो करेंगे तो हमको NR बराबर MR मिल जाएगा। ये है इस बात की शर्त कि हमें अधिकतम धारा कब प्राप्त होने वाली है। ठीक है, और उठा के हम वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें मैक्सिमम करंट मिल जाएगी I = NE/2R या ME/2R। ठीक है, और इसी के साथ चैप्टर हमारा खत्म हो जाता है। चलो, मजा आई? ठीक है, तो ये रहा आपका चैप्टर नंबर 3। आई होप क्विक रीजन में आपको मजा आया होगा। ठीक है, क्योंकि पूरा चैप्टर एक बार में आपकी आंखों में गुजर जाता है। कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे, कैसे डेरिवेशन को अप्रोच करेंगे, मैं लगभग सब कुछ कवर कर देता हूं। ये सबसे 3 बड़े चैप्टर थे, इसके बाद छोटे चैप्टर आएंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे, तब तक के लिए सभी को बाय बाय एंड गुड नाइट।